नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कान खोल के सुन लो भाई लोग। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार नेट में पूछे जाते हैं। ताम्र पाषाण काल, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना और अच्छे से ध्यान में रखना। इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है, समझने वाली चीज़ें कम हैं, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाएँ। बार बार रिवीजन करना, इससे चीज़ें याद में रहेंगी और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो आओ शुरुआत करते हैं ताम्र पाषाण काल की। अब देखो, ताम्र पाषाण काल क्या है। अब ये सभ्यता का विकास क्रम है। ताम्र पाषाण काल बोले तो यह वह काल है जब हम देखते हैं कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास, कहीं कहीं इसके कुछ स्थल 4000 ईसा पूर्व पुराने मिलते हैं। 4000 ईसा पूर्व बोले तो जीरो ईसा मसीह के जन्म यानी कि जीरो सन से 4000 साल पहले की बात हो रही है। अब 4000 में आज के 2000 साल जोड़ दो। अभी 2025 चल रहा है तो 25 को साइड करके मोटा मोटा 2000 जोड़ दो 4000 में, तो आज से तकरीबन 6000 साल पहले ताम्र पाषाण स्थलों की खोज या फिर इनके अस्तित्व हमें मिलने शुरू हो गए हैं। अब ताम्र पाषाण क्या है। अब यहाँ पर से सीधे तौर पर समझ में आता है ताम्र यानी कि तांबा, पाषाण यानी कि पत्थर, काल यानी कि समय। आप शब्दों को तोड़कर उनके अर्थ से ही आप परिभाषा समझ सकते हैं। तांबे का जो है, जिस काल में हमें तांबा बड़ी मात्रा में मिल रहा है वह ताम्र पाषाण काल है। यह जो समय है यह 4000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं 3000 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। अब आपने गौर किया होगा, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। उसका समय काल था जो बहुमान्य है, जो ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं, एनसीईआरटी मानती है, वो है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से तकरीबन 4600 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें कैसे हमें ताम्र पाषाण काल के स्थल मिल जा रहे हैं। फिर तो हम ये कहेंगे कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ही ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है या फिर ताम्र पाषाण के स्थल है, तो फिर हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि फिर ताम्र पाषाण काल को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसको सिंधु घाटी के साथ ही क्यों नहीं पढ़ लिया हमने, दोनों में क्या अंतर है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ना हो लेकिन भारत के अंदर एक बड़ा भूकंप आए और सभी स्टेट ख़त्म हो जाए, सभी लोग ख़त्म हो जाएं, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर से सभ्यता जन्म ले, लोग जन्म ले और आज से 100-150 साल बाद वे सभ्य बन जाएं और उनके पास में सारी तकनीक आ जाए। उसके बाद में वे अपने अपने क्षेत्रों में खुदाई शुरू करें। राजस्थान के क्षेत्र में खुदाई करने पर क्या उन्हें वैसी ही चीज़ें मिलेंगी जैसी उन्हें असम या मेघालय में मिलेंगी? बिल्कुल नहीं। राजस्थान की संस्कृति अलग है और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति अलग है। जब वे खुदाई करेंगे तो उन्हें लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जैसी चीज़ें मिलेंगी वैसी ही उन्हें क्या दक्षिण भारत में मिलेंगी? नहीं। उत्तर भारत का टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वहाँ पर वैसी चीज़ें मिलेंगी जो ठंडे तापमान के हिसाब से होगी। जैसे उन्हें बेसमेंट वाले घर मिलेंगे, गर्म कपड़े मिलेंगे और हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पुरुषों के कंकाल मिलेंगे। जबकि दक्षिण भारत में हमें ऐसा नहीं मिलेगा, हमें खुले तौर पर रहने वाले निवास स्थल मिलेंगे। उसी तरह आप एक स्टेट की भी बात कर लो तो आपको मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अलग संस्कृति मिलेगी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग संस्कृति मिलेगी। तो यही अंतर है ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता में। दोनों एक समान एक समय पर चल रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, वहाँ पर उत्खनन में सामग्री हमें अलग स्तर की मिलती है।
वहाँ का रहन सहन, खान पान, जीवन, नगर निर्माण, उनकी नगरीयता वो अलग है। जबकि उसी के समानांतर देश के अन्य क्षेत्रों में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता हमें देखने को मिल रही है, स्थल देखने को मिल रहे हैं जिनका हमें अलग लेवल देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से भूकंप के बाद समाप्त होने पर अलग अलग क्षेत्रों की खुदाई होने पर अलग अलग अवशेष मिलेंगे, उनके आधार पर अलग अलग संस्कृतियाँ मानी जाएंगी। राजस्थान की संस्कृति अलग, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति अलग, कश्मीर की संस्कृति अलग, केरल की संस्कृति अलग। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति अलग है। वहाँ पर हमें अलग प्रकार के पुरातत्व मिले हैं, अलग प्रकार का उनका सिस्टम मिला है, इसलिए वह संस्कृति अलग है और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति अलग है। हालांकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ तांबे के प्रयोग से हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का पूरा रूप है। हम सिंधु घाटी सभ्यता को भी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति कहते हैं, लेकिन हम उसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति नहीं कहते हैं। मतलब वह उसी काल में है जिस काल में ताम्र पाषाण काल चल रहा है, लेकिन वह उस काल की संस्कृति नहीं है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें तांबे के उपकरण ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें एक नई धातु देखने को मिलती है। तांबा और टिन को मिलाने पर जो बनती है वह बनती है कांसा, और कांस्य युगीन सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों में हमें केवल तांबे का प्रयोग ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए इस काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और इसके कई स्थल आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के मिलेंगे और कई स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कई स्थल आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ताम्र पाषाण काल क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये नेट की बात है, नेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से नए तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है, ठीक है। नव पाषाण काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत भी देखते हैं। हम दक्षिण भारत में महापाषाण काल की शुरुआत देखते हैं, जो कि नवपाषाण काल के बाद देखने को मिल रहा है। और इसी के समानांतर मध्य भारत, उत्तर भारत और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हमें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर तीन संस्कृतियाँ, तीन काल समानांतर चल रहे हैं नवपाषाण काल के बाद। दक्षिण भारत में आपको महापाषाण काल देखने को मिल रहा है, जो कि 1100 ईसा पूर्व तक चलेगा। और उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों से बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाई गई कब्रें। उनके आधार पर हम दक्षिण भारत के काल को, वहाँ की संस्कृति को महापाषाण काल कह रहे हैं। उसी के समानांतर हमें देखने को मिल रही है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ का नगर नियोजन विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में उत्कृष्ट है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जहाँ पर इसके समकालीन है और ग्रामीण सभ्यता है, कच्ची ईंटों का प्रयोग वहाँ पर है। उसी के समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और यहाँ समृद्धि है और यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग है। और इसी के समकालीन 4000 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, उसके समानांतर और उसके बाद कई स्थल हमें ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर ताम्र पाषाण या फिर तांबे का इस्तेमाल अधिक है। और वहाँ पर की संस्कृति, वहाँ खुदाई से हमें वैसी क्वालिटी, वैसी सिमिलरिटी नहीं मिली है जैसी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, जैसी हमें महापाषाण काल जो स्थल है उनमें मिली। इसलिए इन क्षेत्रों को एक नया नाम दिया गया, ताम्र पाषाण स्थल। भारत में ताम्र पाषाण, ताम्र उपकरणों यानी कि तांबे के उपकरणों, इक्विपमेंट की पहली बार प्राप्ति हमें 1822 ईस्वी में कानपुर के पास बिठू से हुई थी। अब यहाँ पर खई के पान बनारस वाला गाना सुन रहा था कोई,
अब उसे लगा भाई कानपुर वाला बुरा ना मान जाए वरना एक रट्टा मार देगा, तो कानपुर चला गया और वहाँ पर से बिठूर चला गया। बिठूर में रहते थे नाना साहब के दत्तक पुत्र बाजीराव थर्ड को यहीं पर भेज दिया गया था पेंशन देके। तो यहाँ पर वो अकेले बैठे थे, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उस भाई को बुला लिया कि कानपुर आओ ज़रा हमारा टाइम पास करो। दोनों गोटियाँ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें इस तरह के उपकरण मिल गए। ये जस्ट जोक है ना। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु तांबा थी, ये ध्यान में रखिएगा। पत्थर के बाद पहले मानव ने, हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में मानव किस पर निर्भर था? मानव निर्भर था पत्थरों पर। 10,000 ईसा पूर्व से, मतलब 10,000 से 6,000, तकरीबन 6,000 साल तक मानव पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद धीरे धीरे उसके जीवन में एक धातु आई जिससे उसने औजार बनाए, हथियार बनाए और अपने काम की चीज़ें बनाना शुरू किया। वह थी तांबा। तांबे के बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टिन का मध्य एशियाई देशों से आयात करते हैं और फिर टिन और तांबे को मिलाकर कांसे नाम की एक धातु बनाते हैं जो कि और मजबूत होती है और उससे वे हथियार बनाते हैं। फिर उसके बाद 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 3000 साल पहले, लोहे का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अतरंजी खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के प्रमाण मिलते हैं और फिर लोहे के आविष्कार से वो क्रांति होती है जो मगध जैसे बड़े साम्राज्य को जन्म देती है। खैर, हम उतने आगे नहीं जाएंगे, हम ताम्रपाषाण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना कि मानव ने पहली बार जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा थी। इस समय सर्वाधिक उपकरण पत्थर के ही मिलते हैं, लेकिन पहली बार हमें तांबे के उपकरण भी मिले हैं। इसीलिए इस काल को हम ताम्र काल नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ तांबा मिला, हम इस काल को कह रहे हैं ताम्रपाषाण काल। यानी कि तांबे की धातुएं भी मिली और पत्थर के औजार भी मिले। ज़्यादा संख्या में तो पत्थर के ही औजार मिले, लेकिन एक नई धातु का यहाँ पर उपयोग देखने को मिला, तांबा, इसलिए इस काल को तांबा कहते हैं। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक औजार हमें तांबे के ही मिले हैं, सर्वाधिक धातुएं, सर्वाधिक बर्तन हमें तांबे के ही मिले हैं, लेकिन एक नई धातु कांसा मिली, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांसे की शुरुआत या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस समय सर्वाधिक उपकरण पत्थर के ही मिले, परंतु पहली बार तांबे के उपकरण भी मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत नव पाषाण काल के बाद लगभग 3500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 4000 ईसा पूर्व के एकाध स्थल हमें मिलते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जिस तरह से कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 3000 साढ़े 3000 ईसा पूर्व से मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिस मत के पक्ष में वह है 2600 से 1800 ईसा पूर्व। उसी तरह सर्व जो बहुमान्य मत है इसके कालक्रम के विषय में वह है 3500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक, जब तक लौह युग की शुरुआत नहीं हो जाती, क्योंकि एक नए परिवर्तन के बाद ही एक नए काल की शुरुआत होती है। तांबे के उपकरणों के शुरुआत के साथ ही पत्थरों के उपकरण वाला नवपाषाण काल खत्म हो जाता है और तांबे के उपकरणों वाला ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र में तांबे और टिन के मिलने के बाद ही कांस्य युग वाला समय शुरू हो जाता है और यह उसकी विशेषता है। इसी तरह 1100 ईसा पूर्व के बाद लोहे के उपयोग वाला समय लौह युग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से धातुओं और उपकरणों के आधार पर समय काल का विभाजन इतिहास के शुरुआती चरण में हमें देखने को मिलता है। जैसे हम पूरा पाषाण काल देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों को 5-5 किलो के पत्थरों को बड़े जानवरों के सर पर पटक कर उन्हें मारा जाता था और फिर उन्हें खाया जाता था। मध्य पाषाण काल में भी 5 किलो के पत्थर 2 किलो के हो गए, उन्हें पटक पटक कर छोटा किया। नवपाषाण काल में वही 2 किलो के पत्थर 100 50 ग्राम के हो गए और छोटे छोटे खुर्ची जैसे उन्होंने हथियार बना लिए। तो इस तरह समय के परिवर्तन जब
सभ्यता में बदलाव आता है, ये बदलाव लंबे समय की मांग होती है, लंबे समय से चल रहा होता है, और जब ये बदलाव अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत नव पाषाण काल के बाद हुई, और यह ध्यान में रख लेना। नव पाषाण के काल के बाद ताम्र पाषाण काल चल रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में इसी कालक्रम में महापाषाण काल चल रहा है, जहाँ पर हमें तांबे के नहीं पत्थर के औजार अभी भी मिल रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत के लोग धातुओं से परिचित थे, लेकिन उनके जीवन में अभी भी पत्थरों का महत्व है। जबकि इसी के समानांतर 2600 से 1800 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलेगी। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि ये सिंधु घाटी से हटके है या फिर महापाषाण काल से हटके है। ये उन्हीं के समानांतर चल रहा है, क्योंकि इनमें वो विशेषताएं नहीं मिलती है इन स्थलों में जो महापाषाण कालीन स्थल में मिलती है, जो सिंधु घाटी के स्थलों में मिलती है। इसलिए इन स्थलों को इनके उपकरणों के आधार पर, इनकी अलग सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर ताम्र पाषाण काल कहा गया है। ताम्र पाषाण संस्कृतियों के लोग शवों को मकान के आंगन में उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर अथवा कलश में डालकर दफनाते थे। यानी कि ये पहले जला दिए और फिर उनकी अस्थियों को कलश में भर दिए और फिर उन कलश को दफना दिए। इस तरह की परंपरा चलती थी। आज उस कलश को हम सेरा देते हैं, उसको दफनाते नहीं हैं। दफनाते हैं तो काला जादू हो जाता है, फिर उसकी आत्मा आती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात कुछ ऐसी ताम्रपाषाण संस्कृतियां मिलती हैं जिन पर हड़प्पा सभ्यता का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कुछ प्रमुख साइट की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमें तांबे के स्थल देखने को मिलते हैं। तो वह है पंजाब में बहावलपुर में हमें कब्रगाह मिलता है। एच संस्कृति हमें मिलती है, और ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान के सिंध में हमें जूका संस्कृति मिलती है। गुजरात में हमें लाल चमकीले मृदभांड देखने को मिलते हैं। और पंजाब जो भारत वाला पंजाब है, वहाँ पर हरियाणा में हमें पीले मृदभांड संस्कृति मिलती है। गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि मिट्टी के बर्तन ताम्र पाषाण संस्कृति में भिन्नता का आधार है। अन्य संस्कृतियों से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें मिट्टी के अलग अलग कलर वाले बर्तन मिलते हैं। और ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आज भी किसी भी युग की शुरुआत हम वहाँ की विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसके आधार पर हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पत्थरों की जब प्रधानता रही तो पाषाण काल रहा, जब तांबे की प्रधानता रही तो वह ताम्र काल रहा। इसलिए उसका नाम हम ताम्र काल या ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जहाँ पर हमें तांबे और पत्थर के दोनों औजार मिल रहे हैं। उसी तरह जिन सभ्यताओं में, जिन क्षेत्रों में हमें जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको उनका प्रमुख आधार है, वही जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में मिले हैं। तो जिस तरह के भी बर्तन मिले हैं और जो ज़्यादा मिले हैं, उन्हीं के आधार पर उस क्षेत्र या उस संस्कृति का नामकरण कर दिया गया है। जैसे गैरिक मृदभांड संस्कृति, यहाँ पर जो गैरिक गेरुआ रंग के जो रहे होंगे, उस तरह के मृदभांड हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि जो पकी हुई मिट्टी होती है ना, जैसे एक मटका हुआ, वो पक चुका है अच्छे से तो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर कपड़ा होगा तो वह समय के साथ साथ सड़ के और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर एक मटका है या फिर कोई मिट्टी का बर्तन है जो कि पका हुआ है, तो वह कभी समाप्त नहीं होगा, भले ही वह टूट जाएगा। और इन्हीं के टुकड़ों के आधार पर पुरातत्वविदों ने क्या किया कि खुदाई के दौरान उन्हें जो जो टुकड़े मिले, उनसे एक धातु बनाने, उनसे एक आकार देने का काम किया, उन्हें पजल जैसे समझकर उन्हें सॉल्व करने का काम किया। और तकनीक की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, जैसे आपने CID सीरियल देखा होगा तो उसमें जो डॉक्टर सालुंके है, वो कई बार जो कंकाल रहते हैं ना, अगर चेहरा थोड़ा ख़राब हो गया है तो वो
कंप्यूटर की मदद से चेहरा बना देते हैं। उसी तरह से जो बर्तन है, अगर उनके कुछ हिस्से गायब भी हो गए हैं और कुछ हिस्से मिल गए हैं, तो उन मिले हुए हिस्सों के आधार पर कंप्यूटर की मदद से उन बर्तनों का पूरा चित्र बनाया गया और जिस तरह के बर्तन ज़्यादा मात्रा में मिले, उस क्षेत्र की संस्कृति को उस बर्तन के नाम पर नाम दे दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति के अलग अलग स्थलों को देखने की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लगातार देखिए, वरना वीडियो को पॉज कर देखिए। आप वीडियो को भले ही 10 बार देख लेना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनने तय होते हैं नेट के एग्ज़ाम में। आहड़ या बनास या ताम्रवर्ती संस्कृति की हम बात करते हैं। ये बनास नदी के किनारे रही होगी। स्थलों की बात करें इनके, अब इसके कौन कौन से स्थल मिले हैं जहाँ पर हमें एक सी समानता देखने को मिलती है। आहड़ और बालाथल ये दोनों स्थल है उदयपुर राजस्थान में। भिलुंद ये भी राजसमंद में है और ओजियाना ये भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। आहड़ संस्कृति की खुदाई में शामिल अक्षय कीर्ति व्यास और आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया हैं। ठीक है, अब इनका जो मॉडल टाइप साइट है, जहाँ पर जिसके आधार पर इसको हम आहड़ संस्कृति कह रहे हैं और जहाँ पर हमें प्रमुख स्थल सीधे तौर प्रमुख पुरातात्विक स्रोत सीधे तौर पर मिल रहे हैं, वह है आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण आहड़ को ताम्रवती भी कहा गया है। यहाँ पर तांबे के उपकरण ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अगर यहाँ पर हमें कांसे के उपकरण भी मिलते तो हम इसे सिंधु घाटी का स्थल कहते, क्योंकि सिंधु घाटी के स्थलों में कांसे के उपकरण भी मिलते हैं। बनास नदी के किनारे होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ संस्कृति में जो मकान थे वे पक्की ईंटों के मिलते हैं तथा तंदूर, आप शादी में जाते होंगे तो आप जो रुमाल रोटी होती है, तंदूर रोटी होती है, उस तरह की देखते होंगे। तो आजकल के जो तंदूर है वो तो ड्रम में मिट्टी छाप के बना देते हैं, लेकिन पहले के तंदूर गड्ढा खोद के बनाए जाते थे। किसी ढाबे आबे में जब जाएंगे ना, तब आपको तंदूर देखने को मिलेंगे। तो उस तरह के तंदूर चूल्हों की प्राप्ति हमें यहाँ से मिलती है। लेकिन आहड़ स्थल से मकान पत्थर के मिलते हैं। जो आहड़ स्थल है वहाँ पर से हमें मकान पत्थरों के मिलते हैं। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति में मकान हमें पक्की ईंट के मिल रहे हैं, लेकिन आहड़ संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वहीं पर से हमें मकान पत्थर के मिल रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। आहड़ संस्कृति से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अब आप ये कहोगे कि जब आहड़ संस्कृति से मिट्टी की ईंट के मकान मिल रहे हैं, पक्की ईंट के मिल रहे हैं, और आहड़ से हमें सिर्फ पत्थर के मिल रहे हैं, तो फिर इसको तो पाषाण काल में रखना था। तो ये एक विशेषता है जो मैच नहीं हो रही है, बाकी विशेषता मैच हो रही है। इसलिए आहड़ संस्कृति भी आहड़ का हिस्सा है और आहड़ भी आहड़ संस्कृति का हिस्सा है। आहड़ स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं। बालाथल से मिट्टी के बने एक परकोटा से प्राप्ति हुई है और गिलुंद से ईंटों से बना एक विशाल मकान हमें मिला हुआ है। गिलुंद से एचडी सांकालिया ने अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्रमाण खोजे हैं और इससे ऐसा माना जाता है कि धार्मिक क्रियाओं की शुरुआत हो गई होगी और यज्ञों की शुरुआत हो गई होगी। ओजियाना से गाय के हस्ती पंजर मिले हैं, तो हो सकता है कि ये गाय पालते रहे होंगे। आहड़ से छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, जिससे यहाँ छपाई उद्योग होने की जानकारी मिलती है। ये सभी एक प्रकार से बस्ती वाली सभ्यताएं हैं। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु घाटी तो सबसे समृद्ध है, चाहे ये आहड़ संस्कृति हो या ताम्र पाषाण काल की अन्य संस्कृति हो, ये सभी बस्तियों वाली संस्कृति हैं। इनकी अपनी कल्चर है, अपने रहन सहन है, अपने निवास हैं। इसी तरह महापाषाण काल में भी हमें मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि महापाषाण काल बोल रहे हैं तो वे गुफाओं में रह रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर बस्तियां हैं। वे भी तांबा, सोना, चांदी इनसे परिचित हैं।
लेकिन वे जिस धातु का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उत्खनन के दौरान जो धातु सबसे ज़्यादा मिली है उसके आधार पर उनका नामकरण हो रहा है, वह धातु उनकी विशेषता है। इसी तरह आहड़ में हमें उन्नत चीज़ें मिल रही हैं, जैसे छपाई का काम भी ये करते थे। आहड़ संस्कृति का कालक्रम जो है वह 2800 से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। अब यहाँ पर ताम्र पाषाण काल का जो समय काल है वह 3500 से 1100 ईसा पूर्व माना जा रहा है। उसी ताम्र पाषाण काल के अंदर एक सब टॉपिक है आहड़ संस्कृति और इसका कालक्रम है 2800 से 1400 ईसा पूर्व। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ संस्कृति से गंदे जल की निकासी से संबंधित एक वैज्ञानिक पद्धति की खोज की, जिसे चक्रकूप कहा जाता है। वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना कि वैज्ञानिक पद्धति की खोज की उसे क्या कहा जाता है, उसे चक्रकूप कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इस समय इस सभ्यता के लोग ड्रेनेज सिस्टम को भी समझ चुके थे। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि वो किस तरह से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कर रहे थे, गंदे जल को नालियों के जरिए बाहर कर रहे थे, उसी तरह ये भी कर रहे हैं। अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि इस काल में आपको जितनी भी ज़्यादा सभ्यताएं देखने को मिलेंगी वो आपको उत्तर भारत या फिर ख़ास तौर पर राजस्थान या फिर पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि संस्कृतियाँ एक तो उत्तर भारत में प्रसार ज़्यादा है, मध्य एशिया से भी आगमन हो रहा है लोगों का, और दूसरी बात ज़्यादातर संस्कृतियाँ आपको नदियों के किनारे ही मिलेंगी। अब नदियाँ तो दक्षिण भारत में भी है, मध्य भारत में भी है, लेकिन उत्तर भारत में इसलिए आपको ज़्यादा संस्कृतियाँ मिलेंगी क्योंकि उत्तर भारत का मध्य भारत से भी संबंध है, व्यापारिक संबंध है, और दूसरी बात उत्तर भारत में पहले से ही समृद्ध सभ्यताएं मौजूद है और चीज़ें ज़्यादा सुलभ है, इसलिए हमें उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसार देखने को मिलता है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण स्थलों की बात करें तो कायथा संस्कृति, इसका कालक्रम है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यानी कि ये उसी कालक्रम में है जब सिंधु घाटी सभ्यता इसके समानांतर उत्तर भारत में चल रही है। इसकी खोज की थी वी.एस. वाकड़कर ने 1964 में। और दूसरी संस्कृति है मालवा संस्कृति, जिसका कालक्रम 1800 से 1400 ईसा पूर्व है। वी.एस. वाकड़कर ने 1964 में कायथा संस्कृति की खोज की। अब हम मालवा संस्कृति की बात करते हैं, और चूंकि जो कायथा स्थल है वह मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। मालवा, कायथा, एरण। अब इस संस्कृति की क्या विशेषता है और इसमें क्या अलग मिल रहा है वो देखते हैं। मालवा, कायथा, एरण। मालवा संस्कृति से ताम्र उपकरण सीमित मात्रा में मिलते हैं। मालवा संस्कृति दुधिया शिल्प वाले मृदभांडों के लिए जानी जाती है। सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मालवा संस्कृति से प्राप्त मृदभांड सबसे उत्कृष्ट है। इस काल की सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में हमें सबसे अच्छे मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिल रहे हैं? यहाँ मालवा संस्कृति से। एरण से मिट्टी का एक पहिया मिलता है और मिट्टी के एक परकोटे का साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। मालवा संस्कृति से सूत कातने और तकली के प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग कपड़े बुनने की कला भी जानते थे। मालवा संस्कृति से मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। अब यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली, सिर्फ इसी आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंधु घाटी का स्थल रही होगी, क्योंकि सिंधु घाटी में भी हमें मातृ देवी की मूर्ति मिलती है बड़ी मात्रा में, लेकिन यहाँ पर हमें अन्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो सिंधु घाटी में नहीं मिलती है, इसलिए ये एक अलग स्थल है। कालांतर में मालवा संस्कृति का प्रसार महाराष्ट्र की ओर हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र के स्थलों की बात करें तो स्वाल्दा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम था। तापी नदी घाटी क्षेत्र में यह संस्कृति पनपती है। और फिर दूसरी संस्कृति है जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संस्कृति है और इसका कालक्रम है 1400 ईसा पूर्व से
700 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि हम देखते हैं कि 1100 ईसा पूर्व तक ही ताम्रपाषाण काल चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें 700 ईसा पूर्व तक भी ताम्रपाषाण उपकरण मिल रहे हैं, जबकि इस काल उत्तर भारत में महाजनपद काल की शुरुआत हो चुकी है और जो जनपद हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पर अच्छी खासी सभ्यता पनप चुकी है। मगध जैसे क्षेत्र अपना विस्तार करने को ललायित हैं। जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत बस 100-150 साल बाद होनी ही है, लेकिन इस स्थल में अभी भी हमें वही उपकरण, वही विशेषताएं देखने को मिलती है जो हमें ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि 1100 के बाद जहाँ ज़्यादातर हिस्सों में हमें ताम्रपाषाण उपकरण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जोरवे में अभी भी वही विशेषताएं बनी हुई है। जोरवे संस्कृति के स्थल जोरवे, दायमाबाद, नाबदा टोली, इनाम गांव, प्रकाश, नेवासा, नासिक, चंदौली, नागदा। तो कह सकते हैं कि यह जो संस्कृति है ये एक ऐसी संस्कृति है जो ताम्रपाषाण काल के समाप्त होने के बावजूद भी एक अपवाद के रूप में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं को लेकर चल रही है। यह संस्कृति लौह काल तक 7वीं शताब्दी तक मिलती है। जोरवे संस्कृति टोटीदार मधभांडों के लिए जानी जाती है। टोटीदार बोले तो टोटी एक ढक्कन के रूप में या फिर जो जिनकी गर्दन बहुत पतली होती है उस तरह के बर्तनों के रूप में देखने को मिलती है। यह संस्कृति के मकान आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार होते थे। मकानों की दीवारें मिट्टी या गारे से बनाई जाती हैं। जोरवी संस्कृति से सोने के आभूषण भी हमें मिलते हैं, लेकिन सोने के आभूषण मिलने के बावजूद हमें मुख्य रूप से तांबे और पत्थर के उपकरण अभी भी मिल रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। एक उदाहरण से समझना कि आज हम देखते हैं कि 2025 के काल में बड़े बड़े महानगर विकसित हो चुके हैं भारत में। मुंबई, कोलकाता ये तो पहले से ही थे। अब छोटे छोटे शहर में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चाहे वह भोपाल हो, जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, सिवनी हो, कोई सा भी शहर हो, उनमें लगभग टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी दूर दराज कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। उनके लिए तकनीक आज भी एक अजूबा है और उनके पास तकनीक आज भी सुलभ नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि 2025 में आधुनिक काल में एआई के टाइम में भी कुछ लोगों के पास में तकनीक ज़ीरो है। उसी तरह लौह काल में भी इनके पास में लौह संस्कृति की विशेषताएं ज़ीरो है। ये अभी भी वही पुरानी परंपराएं लेकर चल रहे हैं, ये अभी भी पुरानी विशेषताएं लेकर चल रहे हैं। इसलिए इनकी गणना अभी भी पुराने काल में की जा रही है। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल है। इसका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दायमाबाद एक आर्ध नगर के रूप में मिलता है, यानी गांव से नगर की ओर संक्रमण। जैसे आज से 100 साल पहले इंदौर जैसा शहर रहा होगा या फिर भोपाल जैसा शहर रहा होगा, नागपुर जैसा शहर रहा होगा आज से 50 साल पहले, जो कि एक नगर के रूप में रहे होंगे और आज ये महानगर बन चुके हैं। यानी कि दायमाबाद एक आर्ध नगर यानी कि नगर से महानगर की ओर, गांव से नगर की ओर बनते हुए इन्हें कहते हैं प्रोटो सिटी। इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो एक इसको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे जो राजपूत काल था, आगे हम देखेंगे, उस काल में ढिल्लिक नाम के एक गांव का विकास हुआ। ठीक है, वह ग्रामीण गांव था। धीरे धीरे उसमें 2-4 गांव जोड़े गए और वहाँ पर महल वगैरह बनवाए गए। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह गांव से नगर बना, नगर से महानगर बना और लंबे समय तक अलग अलग राज्यों की राजधानी बना और आज वह दिल्ली आज भारत की राजधानी दिल्ली है।
तो इस तरह गांव से एक नगर बनने की और नगर से महानगर बनने की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर दायमाबाद एक गांव से नगर बनने की ओर संक्रमण कर रहा है। दायमाबाद से प्राप्त एक मिट्टी के बर्तन पर एक देवता का चित्र मिलता है, जिसके दाएं बाएं और मोर और बाघ के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। दायमाबाद से तांबे की 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं: रथ चलाता हुआ मनुष्य, गैंडा, भैंसा और हाथी। नवदा टोली जो कि जोरवे संस्कृति का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा है? दायमाबाद। दूसरा नवदा टोली। नवदा टोली दूसरा बड़ा स्थल है तथा पहला उत्खनित ग्रामीण स्थल है। नवदा टोली से सर्वाधिक प्रकार के अनाजों की प्राप्ति हुई है: गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग और ये ससुर है क्या भाई? ससुर कौन सी होती है यार? ये होगी मसूर। मसूर की जो दाल होती है ना, मसूर, वो वाली दाल, मटर, उड़द, इनके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने मटके अटके में भरकर रखे होंगे और उत्खनन के दौरान 2-4 दाने मिले होंगे। उसके ही आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये इसकी खेती करते रहे होंगे। चंदौली से एक शव के साथ मुर्गी को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिलते हैं और इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर से हमें एक नहर पर मिट्टी का बांध बनाने का साक्ष्य मिलता है। जोरवे संस्कृति से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और नागदा और इनाम गांव से परकोटे या किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। तो इसी तरह के फैक्ट्स हैं, आपको इन फैक्ट्स को याद करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जानना कि अतीत में जो बड़े बड़े नगर हम आज देख रहे हैं वो कैसे थे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। लेकिन फैक्ट है तो इन्हें याद करने में आपकी हालत भी ख़राब होगी, लेकिन आप रिवीजन लगातार करते रहना तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। और जब मैं कहता हूँ कि ऐसा था जैसे किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, तो आप अपने दिमाग में एक ऐसा नगर लाओ जहाँ पर आपको मिट्टी की दीवारें मिल रही हैं टूटी फूटी और उसके बीच में एक छोटा सा नगर बसा हुआ है। तो उस तरह के किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। जब आप अपने दिमाग में इस तरह के इमेजिनेशन करोगे, जब आप मैप के ज़रिए पढ़ाई करोगे, जब अगर आपको लग रहा है कि आपको तब भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को गूगल में सर्च करो और फ़ोटोज़ देखो इनकी साइट्स की, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप जितना ज़्यादा टेक्निकल होकर पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आसानी से आप अपने आप को समझाने का प्रयास करोगे, आपको उतनी ही जल्दी याद होगा। जब आप खुद से ये कहोगे कि नहीं यार ये तो बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो वो आपसे बिल्कुल नहीं होगा। जब आप खुद से कहोगे कि यार ये तो ईज़ी है, बहुत आसानी से मैं कर लूँगा, भले ही वो ईज़ी ना हो, लेकिन अपने आप को ये समझाओ, अपने दिमाग को इतना बेवकूफ़ बनाओ कि ये बहुत ईज़ी है, तो आपका दिमाग उसे ले लेगा। अगर आपने अपने दिमाग को बता दिया कि ये टफ़ है, तो आपका दिमाग आलसी करने लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर होता है। राजस्थान की प्रमुख संस्कृतियों की बात करते हैं अब। गणेशवर संस्कृति, यह कांतली क्षेत्र सीकर में स्थित है। इसका समय काल है 2800 से 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की ही यह समकालीन है, जैसा हमने देखा था। यहाँ पर 99% शुद्ध तांबे के उपकरण हमें मिलते हैं। सबसे शुद्ध तांबे के उपकरण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं और इस संस्कृति का संबंध हड़प्पा संस्कृति से भी था और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के तांबे के उपकरण की आपूर्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े महानगर है अभी भारत में, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह मोबाइल फ़ोन है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव होंगे, आप अपने ही शहर में देखेंगे तो हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसे गांव होंगे जहां पर तकनीक अभी तक नहीं पहुंची और उनके लिए नई बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे कभी बाहर निकल के शहर नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन नहीं देखा होगा, उन्होंने ज़रूर देखा है। उनका संबंध बड़े बड़े शहरों से हैं। वे इलाज करवाने के लिए ज़िला आते होंगे, वे ख़रीदारी करने के लिए, बाज़ार करने के लिए ज़िला आते होंगे, लेकिन इसके बावजूद
उनकी संस्कृति शहर की आधुनिक संस्कृति से बहुत अलग है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापारिक तौर पर था, लेकिन इसके बावजूद संस्कृतियों में अंतर देखने को मिलता है। जैसे गणेश्वर से हड़प्पावासी तांबे की आपूर्ति करते थे, तांबा आयात करते थे। इसके बावजूद यहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव नहीं मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें चिरांद, सैनुआर, सोनपुर और ताराडीह जैसे स्थल मिलते हैं। बिहार में हमें नरहन और खेराडीह जैसे स्थल मिलते हैं और बंगाल में पांडुजाडीह और महिषदल जैसे स्थल मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी हमें ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल मिलते हैं और यहाँ ताम्रपाषाण काल पृथक से न होकर नवपाषाण काल से ही हमें देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बर्तन मुख्यतः लाल एवं काले रंग के थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बर्तन मुख्य रूप से किस रंग के थे। सिंपल सा क्वेश्चन है पर जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान में रखना लाल और काले रंग के। अन्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करें तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। पिछली संस्कृतियों को हमने स्थल के नाम के आधार पर रखा, जैसे गणेश्वर ये स्थल का नाम है, जैसे आहड़ ये स्थल का नाम है। स्थलों के नाम पर हमने संस्कृतियों को पढ़ा। अब हम बर्तनों के आधार पर जो मिट्टी के बर्तन हैं और जो कलर वाले बर्तन हैं, अगर किसी स्थल पर भूरे रंग का कलर है तो वह स्थल उस रंग वाले बर्तन के नाम पर जाना जाएगा। अगर किसी स्थल के मिट्टी के बर्तन में हल्का पीला रंग दिख रहा है तो वह स्थल उस कलर के नाम पर जाना जाएगा। जैसे गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसका क्षेत्र गंगा घाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। गैरिक मृदभांड संस्कृति की सर्वप्रथम खोज 1950 में बदायूं के पास रिसौली तथा बिजनौर के पास राजपुर पशु से प्राप्त हुए उपकरणों से हुई थी। अन्य स्थलों की जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है, हमें इस तरह के मिट्टी के बर्तन अलग अलग स्थलों से भी मिले हैं। आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था, जोधपुरा, लाल किला, अंबरबेरी, बहदराबाद, झिंझाना, अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, साईपाई, इन स्थलों से भी हमें ओसीपी संस्कृति की जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके लगभग 110 स्थल हमें अब तक मिल चुके हैं। इस संस्कृति का पतन बाढ़ से होना माना जाता है और इस संस्कृति में मकान सरपट बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? सरपट, सीधे प्लेन टाइप के बनाए जाते थे और सरपट बनाए जाते थे जिन्हें मिट्टी से थापा जाता था और मकानों का फर्श भी मिट्टी को दबाकर किया जाता था। जैसे बहुत सारे गांव में आप ऐसे के घर देख लेंगे जो मिट्टी से बने होते हैं और नीचे भी मिट्टी की लिपाई करके फर्श बनाया जाता है। जोधपुरा क्षेत्र से इस संस्कृति का सबसे गहरा जमाव यानी कि सबसे घनत्व हमें 1.1 मीटर गहरा प्राप्त होता है। इस संस्कृति के स्थल आलमगीरपुर, अहिच्छत्र और आलमगीरपुर से हमें ओसीपी संस्कृति के बाद कुछ अंतराल में खाली जगह मिलती है। इसके पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के विकास की जानकारी मिलती है, जबकि अतरंजी खेड़ा से ओसीपी संस्कृति के बाद काले और लाल मृदभांड संस्कृति और इसके पश्चात चित्रित धूसर संस्कृति के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जैसे जब आप इनको देखोगे। अगर आपको चीज़ें समझना है तो आप एक काम करना, आप गूगल में ओसीपी संस्कृति, मैं ही करता हूँ, रुको, कहाँ है गूगल? ओसीपी
अब देखो हम OCP साइट को चित्र देखते हैं। ये क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए? ये देखो ये मिल गया, ये मिले। इस तरह से आप सर्च करके देख लेना। जब आप इस तरह से सर्च करके देखोगे ना तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमेशा ये देखा करो कि जो नोट्स मिले हैं हम उससे कितना पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नोट्स के बाहर भी चीज़ों को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैप के ज़रिए, इस तरह से पिक्चर्स के ज़रिए, यूट्यूब में जो ट्यूटोरियल वीडियोस टाइप के जो कोई जाता है और ट्रैवल टाइप के वीडियोस बनाते हैं हिस्टोरियंस, उनसे आप इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर चित्र क्यों नहीं दिखा रहे भाई? साउंड साइड, इस साइट में हमको चित्र नहीं दिख रहा है। हम सीधे साइट ही सर्च करते हैं। कौन सी साइट हमको सर्च करना है? ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति। अब देखो ये मिल चुके हैं। ये कायथा संस्कृति के इस तरह के। अब ये देखो कायथा संस्कृति का ये है। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं। जो ये दिख रहा है आपको, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में जब एक बार मिट्टी का बर्तन पक जाता है ना तो फिर वो कभी दोबारा मिट्टी में नहीं मिलता है, जब तक कि उसको हम खुद कूट कूट के ना मिलाएं। तो इस तरह के टुकड़े मिले हैं। अब इन्हीं टुकड़ों को पजल जैसे सॉल्व करते हैं हिस्टोरियंस, जो पूरा आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से वो इस तरह के चित्र बना लेते हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, तो इसी तरह के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। और जो हम OCP साइट की बात करें या फिर हम जो दूसरी साइट्स की बात करेंगे, तो ये जो साइट्स होती है ना, ये इस तरह के हमको टुकड़े मिलते हैं और फिर इनको पजल जैसे सॉल्व करते हैं और जो हिस्से नहीं मिलते हैं उनकी एक कल्पना करते हैं और फिर उनके हिसाब से वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाते हैं। अब हम एक बार OCP साइट्स के भी हम देख लेते हैं। चारकोलिथिक पीरियड, इसको ध्यान में रखना है। जो ताम्रपाषाण काल है, इसको अंग्रेजी में चारकोलिथिक एज कहते हैं। चारकोलिथिक एज इक्विपमेंट पिक। मेरा भी यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को समझने का मन होता है और इससे हम जल्दी से चीज़ों को समझ सकते हैं। चारकोलिथिक एज, जो अभी आप ये देख सकते हैं तांबे के उपकरण, ये वाले चित्र में आप देख सकते हैं तांबे के औजार हमें ज़्यादातर मिले हैं। इसी तरह से OCP साइट्स में आपको एक ही कलर के बर्तन देखने को मिलेंगे उसी साइट के,
तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है ऑर्चर कलर पोर्ट्रेट कल्चर, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो पता है ना आपको दिख रहा है, ये ऑर्चर कलरेट पोट्री है, ठीक है, OCP, ऑर्चर कलरेट पोट्री, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना। तो ये सेम टू सेम हमें इसी तरह का नहीं मिला होगा साइट में, इसके टुकड़े मिले होंगे और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इतिहासकारों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह का इसको बनाया है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वीडियो बेशक हो सकता है कि बोरिंग हो, लेकिन इसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जब तक आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और जब तक आपका सिलेबस मज़ा आपको नहीं आएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो या तो रोते धोते पढ़ो, और रोते धोते पढ़ोगे, ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। उससे अच्छा है कि इंटरेस्ट से पढ़ो। अब इंटरेस्ट से कैसे पढ़ सकते हो, तो इंटरेस्ट जगा के पढ़ो। आपको चीज़ों को सरल से सरल बनाना है, चाहे कितना भी कठिन चीज़ हो उसको सरल बनाओ और फिर पढ़ो, तो आपको मज़ा आएगा। जब आपको मज़ा आने लगेगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये गारंटी है कि आप चाहे सेल्फ से पढ़ो, चाहे कोचिंग से पढ़ो, या फिर आपको कोई मार मार के पढ़ाए, जब आपको मज़ा आने लगेगा ना, तो आप 100% है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। अब यहाँ पर OCP साइट्स के जो उपकरण हैं वो आप देख सकते हैं, देख लिया आपने। इस संस्कृति के स्थल आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, आलमगीरपुर से OCP संस्कृति के बाद कुछ अंतराल, ये हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं OCP संस्कृति के कालक्रम, जो ऑर्चर कलराइट पोर्ट्रेट, जो इसका हमने जो पढ़े थे, इसका फुल फॉर्म, इस संस्कृति का कालक्रम 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। अब OCP संस्कृति के बाद हम देखते हैं ताम्र संचय या ताम्र निधान संस्कृति। इस संस्कृति का पहला स्थल 1822 में कानपुर के पास बिठूर से प्राप्त हुआ था। नेट JRF में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती है या फिर इनके स्थल पूछ लिए जाते हैं। इनमें ये नहीं पूछा जाता कि बताओ इसका पहली बार कौन सा स्थल मिला या फिर किसने खोज की। ये छोटी मोटी बात होती है। इनमें डिटेलिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे ये पता लगे कि आपने वाकई पढ़ाई की है। इसलिए कथन कारण के रूप में पूछ सकते हैं, या फिर बहुत सारी विशेषताएं पूछ सकते हैं, और फिर पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और अगर आपने अभी तक नेट JRF की तैयारी अच्छे से शुरू नहीं की है तो करिए। यूट्यूब पर देवेंद्र सिंह करके एक सर हैं, हमारे साथ स्टडी करके उनका चैनल है। उनके चैनल में 2016 से 2024 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन्हें देख लेना जाके, उससे आपको लेवल समझ में आ जाएगा। इस संस्कृति का जो ताम्र संचय संस्कृति है, इस संस्कृति का पहला साक्ष्य हमें 1822 में कानपुर के पास बिठूर से मिलता है। 85 स्थल अभी तक इस संस्कृति के प्रकाश में आए हैं। सर्वाधिक 33 स्थल हमें उत्तर प्रदेश से मिले हैं, बाकी अन्य स्थल हमें अलग अलग स्टेट से मिले हैं। ताम्र संचय संस्कृति का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में मिलता है। मध्य प्रदेश का गुंगेरिया। अब यहाँ पर प्रश्न इस तरह से नहीं बनेगा कि सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है। यहाँ पर इस तरह से प्रश्न बनेगा कि गुंगेरिया ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल है, जहाँ पर सबसे बड़ा भंडार हमें मिलता है। और इसके दूसरे नंबर में एक और कथन दे दिया जाएगा और फिर पूछेगा कथन कारण बताओ। इससे क्वेश्चन टफ हो जाता है। और गुंगेरिया से हमें 424 उपकरण मिले हैं, जिसमें 102 चांदी के और बाकी तांबे के उपकरण हमें मिलते हैं। इस संस्कृति की स्थल साई पाई से ताम्र संचय के साथ साथ गैरिक मृदभांड भी हमें मिलते हैं, और कुछ इतिहासकार ताम्र संचय संस्कृति का संबंध गैरिक मृदभांड संस्कृति से मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उसका ही हिस्सा है, बस इसमें हल्का सा बदलाव है।
अब इसके बाद हम देखते हैं काले मृदभांड, काले एवं मृदभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW, ठीक है। तो यहाँ पर BRW से समझना ब्लैक एंड रेड वेयर, बोले तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन, चाहे वह घड़ा हो या फिर और दूसरे बर्तन हो। प्रथम स्थल 1960 ईस्वी अतरंजी खेड़ा में खोजा गया, अन्य स्थल जोधपुर और नौहो है। इस संस्कृति का कालक्रम सर्वाधिक विस्तृत है 2400 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व भी नहीं, ईस्वी, यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी, जहाँ पर हम उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल देखते हैं। यहाँ पर मौर्योत्तर काल के समकालीन इन क्षेत्रों में हमें अभी भी ये BRW संस्कृति देखने को मिलती है और इसका कालक्रम सबसे लंबा है, सर्वाधिक। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि सबसे ताम्रपाषाण काल की सबसे लंबे काल की संस्कृति कौन सी है, तो BRW है। इसके स्थल कौन से हैं, अतरंजी खेड़ा, जोधपुर और नौहो, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 2400 ईसा पूर्व से 2nd सेंचुरी AD तक है। अब यहाँ पर इस संस्कृति का कालक्रम सर्वाधिक है, यह हमने देख लिया। और इसके क्षेत्र सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उत्तर में रोपड़ से लेकर दक्षिण में आदि चेलनूर तथा पश्चिम में लखवाल से लेकर पूर्व में पांडुजीबी तक इसका क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इस संस्कृति के मृदभांड अंदर से और बाहर के किनारे काले रंग के थे, जबकि शेष भाग लाल रंग से रंगा हुआ था। आपने ऐसे मटके देखे होंगे जो ज़्यादा पकने के कारण या फिर कलर के कारण जो उनकी ऊपर की गर्दन होती है, जो ऊपर की किनात होती है ना, उसको काला कर दिया जाता है और बाकी हर जगह से वो लाल रहते हैं। तो उस तरह के बर्तन, उस तरह के मटके हमें इन क्षेत्रों से मिलते हैं। अब इसके बाद हम चित्रित धूसर संस्कृति देखते हैं, PGW। इसका भी अंग्रेजी में फुल फॉर्म है, अब वो आपको देखना है, गूगल में सर्च करना और फोटोज़ भी देखना। इनका क्षेत्र है गंगा घाटी, सबसे बड़ा स्थल है बुखारी जो कि हरियाणा में है। हस्तिनापुर से चावल का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है इस संस्कृति में। अतरंजी खेड़ा से गेहूँ एवं जौ का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा अन्य किसी PGW स्थल से अनाज के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा धातु शोधन भट्टी हमें यहाँ से मिलती है। धातु शोधन बोले तो धातु को गलाने की विधि ये जानते थे, और नई धातु बनाना और धातु के उपकरण को बनाना, धातु को पिघलाकर नए उपकरण बनाना भी ये जानते थे। PGW के 750 स्थलों की खोज हो चुकी है और 30 स्थलों की खुदाई हुई है। जाखेड़ा लोहे का हंसिया होगा, ये लोहे का हंसिया और कुदाल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जाखेड़ा से। गंगा घाटी क्षेत्र से प्राप्त PGW स्थल से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हस्तिनापुर से लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र से प्राप्त 4 स्थल भगवानपुरा, दधेरी, कटपालन और नगर से, इन नगरों से हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए PGW होते हुए भी परवर्ती हड़प्पा का विस्तार यहाँ पर माना जाता है। प्रथम स्थल जो है PGW का 1946 में खोजा गया अहिर क्षेत्र में, और सबसे बड़ा स्थल जो PGW का है वह है बुखारी जो कि हरियाणा में है। और ये बात ध्यान में रखना कि जो ऊपर हमने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति पढ़े थे, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ये PGW, इसके बारे में ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से हमें लोहे से जो लोह काल है, जैसे हम ये देखते हैं कि इसका कालक्रम क्या है, इसका कालक्रम लोह सभ्यता है। लोहे से जब मानव परिचित हुआ तो उस काल में भी यह सभ्यता थी, लेकिन हमें उसके बावजूद यहाँ पर से लोहे के अनिवार्य रूप से प्रमाण नहीं मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर से लोहे के प्रमाण हमें नहीं मिल रहे हैं।
अब इसके बाद हम अन्य देखते हैं। उत्तरी काले पॉलिशदार, ये आखिरी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति NBPVW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वियर्ड, है ना, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होगा। प्रथम स्थल 1930 में तक्षशिला पाकिस्तान क्षेत्र में, जो रावलपिंडी में उधर खोजा गया। इस संस्कृति के कोई अब तक 1500 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें से 74 का उत्खनन हुआ है। अधिकांश स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। वहीं हम बात करें, यह संस्कृति कुछ स्थलों पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, तो कुछ जगह काले मृदभांड संस्कृति के ऊपर मिलती है। NBPW या फिर PGW तथा NBPW या फिर BRW, यह संस्कृति, यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि NBPW के बाद उस क्षेत्र में PGW संस्कृति मिलती है, वहीं NBPW के बाद में BRW, ब्लैक रेड बियर्ड, जो संस्कृति है वह मिलती है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से संबंधित थी, जबकि इससे पहले वाली संस्कृति लोहे से संबंधित नहीं थी। कालांतर में यह संस्कृति द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जो द्वितीय नगरीकरण होता है, उस काल में पक्की ईंटों, आहत सिक्कों के साथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नगरीकरण, जो नगरीय सभ्यताएं की विशेषताएं थी, उनमें यह शामिल हो जाती है। कालांतर में व्यापारिक गतिविधियों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा NBPW संस्कृति का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया। तो कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो आप 2 से 3 बार वीडियोस को देखना, नोट्स को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना, और इनके जो चित्र हैं कि बर्तन किस तरह से थे, आप खुद गूगल में सर्च करके, जैसे हमने अभी देखा था, उस तरह से समझने का प्रयास करना। और इसके बावजूद अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ब्रिटिश कवि एल्डस हक्सले कहते हैं, ब्रह्मांड का केवल एक ही कोना है जिसे आप सुधारना सुनिश्चित कर सकते हैं, और वह है आपका मन। अगर आप दुनिया में कुछ बदलना ही चाहते हैं तो आप खुद को बदलिए, अपने मन को बदलिए। जब आप खुद को बदलेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ बदल चुका है। हम अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में अब कोई अच्छा नहीं बचा है, अच्छे लोग नहीं बचे हैं। आप ऐसा कहते हैं क्योंकि आप अपने तरफ देखना भूल जाते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी अच्छा लोग नहीं बचे हैं, सब बेईमान हैं, तो आप खुद को भी वही कहते हैं जो आप दूसरों को कह रहे हैं। इसलिए आप अपने मन में झांकिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तो भले ही आपको बेईमान लोग मिले, लेकिन 10 बेईमान मिलेंगे तो आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब आप खुद पर बदलाव करेंगे तो आपको वो बदलाव दूसरों पर भी देखने को मिलेगा, और आपको अपने बदलाव के अनुरूप लोग मिलेंगे। इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।